हेलो एवरीवन, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को किस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो किन 3 विधियों के द्वारा हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट विधि थी हमारी जो थी वो थी पोषक। तो पौधों में पोषक पदार्थ किस प्रकार पहुँचाए जाए और किस मात्रा में कितनी मात्रा में पहुँचाए जाए। ठीक है, तो वो सब हमने देखा अपनी प्रीवियस वीडियो में। और आज हम देखेंगे सेकेंड वीडियो में। आप देखते हैं हम अपनी सिंचाई इरिगेशन कि पौधों को कितने टाइम के बाद कितने पानी किस मेथड से पहुंचाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हेलो, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो सिंचाई इरिगेशन, ये सिंचाई होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों हमारी जो फसल होती है ये किस पे बेस होती है, ये पानी पे भी निर्भर करती है। अब हमारे देश में अलग अलग जलवायु है, हर जगह अलग अलग पानी की व्यवस्था है। कहीं पर बारिश कम होती है, कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है। और वर्षा का पानी या ये कहिए वाटर जो जल है वो पौधों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पौधों का जो मेन न्यूट्रिएंट्स है क्या है, हाइड्रोजन। वो कहाँ से मिलेगा, वो उसको पानी से मिलेगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, वो सब उसको पानी से लेने हैं। अब वो पानी कहाँ, मिट्टी में पहुँचाया जाए। तो मिट्टी से जो वो पानी ले रहे हैं उस मात्रा को किस तरह से पर्याप्त रखा जाए। ठीक है, तो सिंचाई का मतलब होता है मिट्टी में उचित मात्रा में जल का पहुंचाना। ठीक है, समय समय पर एक समय अंतराल पर, एक क्लास इंटरवल पर, टाइम इंटरवल के बाद पौधों को जितने पानी की नीड होती है उस पानी को मिट्टी तक पहुंचाया जाए, जिससे वो पानी पौधे आराम से अपनी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सके। ठीक है, अगर वो मात्रा प्राप्त नहीं होगी तो क्या होगा, पौधों में वृद्धि नहीं होगी, वो प्रॉपर रूप से वृद्धि नहीं कर सकते। क्लियर? तो सिंचाई हो गई। अब जो सिंचाई है यानी कि वाटर है जो हमें मिट्टी में पहुंचा रहे हैं और मिट्टी से पौधे ले रहे हैं, तो सिंचाई का सबसे बड़ा तरीका या ये कहिए हमारे देश में जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है वर्षा। तो वर्षा होती है और पौधों को पानी मिल जाता है। मगर जहाँ पर पौधों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, जहाँ बारिश कम हो रही है या बारिश कभी कभी नहीं होती। ठीक है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा देश का जलवायु इस तरह से है कि एक समय पे ही बारिश हो। ज़रूरी नहीं है कि वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है। तो उस समय पर जहाँ हमें बीजों को चाहिए पानी, तो उसको पर्याप्त मात्रा में पहुँचाया जाता है। अब इस पानी को पहुंचाने के लिए, पौधों में सिंचाई करने के लिए तरीके अलग अलग हैं। तो पहला तरीका था हमारा ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा था, जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, तो उसको हमने कह दिया सिंचाई की पारंपरिक विधि या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। और जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है तो कृषि में, एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत सारे क्या हो रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो इसी फील्ड में इरिगेशन भी कैसे पीछे रह जाता, उसके लिए भी नए नए तरीके हुए हैं। तो वो जो नया तरीका आया है वो कहा गया मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन को, सिंचाई को 2 भागों में या ये कहिए सिंचाई की विधि को, ठीक है, जो मेथड है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। अब देखते हैं कि ये मेथड कौन से हैं और इनमें क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, पहले से क्या होता है कि खेतों में पानी पहुंचाना होता है, तो उसका सबसे बड़ा तरीका लिया गया था कुएं। ठीक है, तो ये जो कुएं होते हैं इनसे सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। अब ये कुएं कैसे होते हैं, तो कुएं क्या है कि ये एक किसान की अपनी पर्सनल होता है। अपने खेत में एक कुआं खुदवाया और उस कुएं में जब पानी खत्म हो जाता है तो उसे और गहरा करवा लिया जाता है और उस पानी का उपयोग करते हैं वे किसमें, सिंचाई में। ठीक है, उसी का दूसरा तरीका होता है नलकूप या ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स में क्या होता है कि ये भी किसान के लिए, अपने एक खेत के लिए किसान का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो उसका निजी है, वो अपने खेत में
क्या करता है कि एक बड़ा गड्ढा या बड़ा कुआं बनवा लेता है। मगर जहाँ वो कुएं से पानी निकाल रहा था किससे पहले, किसकी हेल्प से, एनिमल्स की हेल्प से, या उस मतलब पुराने ट्रेडिशनल मेथड से निकाल रहा था। अब वो क्या करता है कि इसमें मोटर जो रखी होती है ट्यूबवेल पे उसकी हेल्प से लेता है। इसमें उस मशीन को यूज करता है जिसमें डीजल या पेट्रोल चलता है, ठीक है। तो इस तरह से वो पानी निकलता है और कहाँ पहुँच जाता है, खेतों में सिंचाई होती रहती है। अब ये किसान के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम के बाद कितनी मात्रा में जल को पहुँचाता है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट आता है नहरें। अब ये जो नहरें होता है यानी कि कैनल, इससे तो सिंचाई बहुत पुराने तरीके से चलती आ रही है। जब बहुत पीछे जाएंगे आप तो बहुत पुराने टाइम में क्या होता था, नहरें होती थी, तो नहरों से ही छोटी छोटी नालियाँ काटी जाती थी जिससे वो पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था। और ये तरीका आज भी बहुत जगह सबसे यूज में आ रहा है। मगर ये कहाँ पर होता है, ये उन जगह ज़्यादा होता है जहाँ आसपास नहरें होती हैं। मगर जिन खेतों के पास, जिस जगह के पास आसपास कोई नहरें नहीं है, नहरें क्या होते हैं, बड़ी नदियों से काट के एक छोटी नहर निकाली जाती है। मगर जब वो नहरें नहीं होती तो वहाँ पर फिर ये हमारा ये नलकूप, ट्यूबवेल और डिगवेल का ऑप्शन ही काम में आता है, ठीक है। तो अब ये नहरें हो गई। उसके बाद आता है तालाब। जहाँ नहरें ऑप्शन नहीं है, तालाब बने हुए होते हैं। तालाब क्या होता है, तालाब एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पर पानी स्टोर होता है, ठीक है। तो उन तालाबों का यूज भी किस लिए किया जाता है, खेतों में सिंचाई के काम में लाया जाता है, ठीक। तो ये हो गए हमारे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई करने की पारंपरिक विधियाँ। कौन सी हो गई, खुदे हुए कुएं, डगवेल्स, ट्यूबवेल्स, नलकूप, नहरें, कैनल्स और तालाब या टैंक। अब इसके बाद ये तो हो गई ट्रेडिशनल तरीके। अब जैसे जैसे उसमें एग्रीकल्चर फील्ड में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो जिस तरह से सभी चीज़ों में अत्याधुनिक उपयोग हो रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो इरिगेशन फील्ड भी पीछे तो नहीं रहता। इसमें भी क्या हुआ कि कुछ नया आया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो बारिश का पानी जिस तरह से पड़ता है पौधों पे और वो पौधों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसी उनको मेथड को इन्होंने इसमें ट्राई करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट आया हमारा फुहारा सिंचाई यानी कि स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है, स्प्रिंकल इरिगेशन में एक पाइप बहुत लंबा लिया जाता है और उसमें छोटी छोटी वहाँ से छोटे छोटे पाइप लगा दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि एक बहुत पाइप से जो पानी को फुहारे की तरह उस तक पहुंचाया जाता है। उसमें बहुत लंबा पाइप लग के और उसमें फुहारे की तरह चारों तरफ पानी फैल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्प्रिंकल इरिगेशन। ऐसे ही आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में भी इस तरह से ही पानी पहुंचाया जाता है। पानी जाता है और वो छोटे छोटे पाइपों से जाते हैं, ड्रिप ड्रिप करके थोड़ा थोड़ा खेतों में पहुंच जाता है। तो जितने पानी की नीड होती है खेतों को, उतना ही पानी जाता है, ठीक है। इससे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारे जो स्प्रिंकल इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है, इससे सॉइल इरोजन नहीं होता, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड थे उसमें पानी बहुत मात्रा में खेतों में जा रहा है और जितना पानी मिट्टी ले रही है, एब्जॉर्व कर रही है, वो सही है और बाकी पानी बह जाता है, ठीक है। अब वो उसकी वजह से सॉइल का जो सॉइल है उसका इरोजन भी हो जाता था, पदन मिट्टी का बह जाती है जो उपजाऊ। मगर इसमें जितनी नीड होती है पौधों को उतनी ही पानी जाता है। अब आता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, वर्षा का पानी जो क्या होता है, आता है, बहता है और वापस नदियों के साथ समुद्र में चला जाता है। इससे वो क्या है कि भी तो यूजलेस है। तो इस विधि के द्वारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जो वर्षा का जल होता है उसको संचय किया जाता है, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग को नीचे भूमि के तक पहुंचाया जाता है, जिससे भूमि में जो जल होता है उसका स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। अब आता है जल भराव प्रबंधन। उसमें भी क्या है कि जो वाटर है वो सेव किया जाता है। कैसे? इसका एग्जाम्पल है जैसे डैम। तो जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं तो वहाँ पर पानी को
छोटे छोटे डैम बना के इकट्ठा कर लिया जाता है। और जब उस पानी को नीड होती है, जहाँ खेती के लिए सिंचाई की टाइम आवश्यकता होती है, तो उस पानी को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो गया जैसे डैम। ये हो गई सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। क्लियर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था फसल उत्पादन प्रबंधन, उसमें 3 विधि, जो फसल को उत्पादन बढ़ाना था, हमको प्रोडक्शन को हाई करना था, तो उस हाई प्रोडक्शन को करने के लिए उसमें सुधार लाना था। ठीक है, तो सुधार लाने के लिए क्या कहा गया कि 3 विधियाँ अपनाई जाए। सबसे पहले उन्हें पोषक अच्छा दिया जाए पौधों को। जब उनको न्यूट्रिएंट्स अच्छी जाएंगे, पोषक तत्व, उनको फूड अच्छा जाएगा, तो उनकी किस्म अच्छी होगी। फिर उनको टाइम पर पानी दिया जाए। टाइम पे पानी दिया जाए, कितना पानी दिया जाए, प्रॉपर उनको मात्रा में पानी मिलेगा तो अच्छा होगा। अब उसके बाद आता है कि जो फसल है उसको किस तरह से किया जाए, कि फसल प्रबंधन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फसल प्रबंधन। अब बच्चों, सिंचाई के बाद जो हमारा ये फसल उत्पादन प्रबंधन चल रहा है, हमने पढ़ लिया, क्या क्या देख लिया हमने, उसमें पोषक पदार्थ देख लिए, सिंचाई देख ली, और अब हम देखते हैं फसल पैटर्न, क्रॉप पैटर्न। अब ये क्रॉप पैटर्न की नीड क्या होती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था कि किसान जब खेतों में बीज डालता है, ठीक है, अब उसको उसके पूरे साल तक उसको वेट करना होता था, किसका? अपनी फसल का। और अगर इन केस कोई परेशानी हो गई, कोई कीट या किसी भी तरह की कोई फसल का नुकसान हो गया, तो क्या होता है कि पूरी की पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। तो पूरी तरह से उसको क्या होता है? नुकसान होता है। तो इस तरह से पूरी क्रॉप फेल होने से अच्छा है उसका एक अल्टरनेट निकाला गया कि किसी तरह से ऐसा हो कि पूरा नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जितने भी रोगजनक होते हैं, जो पैथोजेंस हैं, किसके? जो पादपों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो विशेष प्रजाति के जनक विशेष प्रजाति के पौधों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पैथोजन किसी भी प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए ध्यान रखते हुए ये क्रॉप पैटर्न की प्रक्रिया की गई कि किसी तरह से ये जो नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके, तो उसको नुकसान को पूरी तरह ना हो, तो इसीलिए निकाला गया फसल पैटर्न। ठीक है, तो फसल पैटर्न से क्या होता है कि फसल पैटर्न से उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है, पौधों की वृद्धि भी बढ़ती है, कम समय में और कम मात्रा में जो उर्वरक होते हैं, पानी होता है कम, जो एक ही पानी, उतने ही पानी में, उतने ही समय में, उतने ही उर्वरक में ज़्यादा की ज़्यादा और उतने ही समय में ज़्यादा उत्पादन पाने के लिए हुआ क्रॉप पैटर्न। तो ये क्रॉप पैटर्न से क्या है कि ये भी कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। तो सबसे पहले डाला गया हमारा मिश्रित फसलीकरण, यानी कि मिक्स क्रॉपिंग। जो क्रॉप की जा रही है वो मिश्रित की जाए। उसमें क्या होता था कि एक ही फील्ड लिया जाएगा। ठीक है, एक ही फील्ड में 2 अलग अलग तरह की फसलों को बोया जाता है। उनको बोने के बाद अगर कोई पेस्ट या कोई बीमारी, कोई रोग उसमें एक फसल में लग गया, ठीक है, या एक प्रकार की फसल नहीं हो पाई, तो जो दूसरी फसल बोई गई है उसमें वो फसल हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो वहाँ का खेत का फार्मर है, जो किसान है, उसको टोटल नुकसान नहीं होगा और क्या होगा? कम नुकसान होगा। तो ये हो गया मिश्रित फसलीकरण। मिश्रित फसलीकरण में 2 अलग अलग फसलों के बीज लिए जाते हैं जिनको आपस में मिक्स करके एक ही खेत में बोया जाता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं? जैसे गेहूं है, गेहूं के साथ क्या बो दिया? चना बो दिया। ठीक है, या गेहूं के साथ सरसों बो दी गई, या फिर सोयाबीन है उसको सूरजमुखी के साथ बोया गया। अब इनके साथ मगर क्या होता है कि एक ही समय में चल रही है, मगर इन दोनों फसलों की जो मैच्योरिटी होती है, जो उसकी टाइम होता है, मैच्योरिटी टाइम, वो अलग अलग होता है। जब अलग अलग टाइम है तो एक फसल पहले मैच्योर होगी और एक बाद में होगी, तो उसके जो हार्वेस्टिंग है, उसकी कटाई है, उसमें किसान को प्रॉब्लम आती है। उसके साथ साथ जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो एक
पौधों के लिए, या ये कहिए एक फसल के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरी फसल के लिए वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, या ये कि एक फसल को ज़रूरत है और दूसरी को ज़रूरत नहीं है। मगर मिश्रित फसलीकरण में, मिक्स क्रॉपिंग में उर्वरक उसको, ये खाद उसको दोनों पौधों को ही दी जाती है, दोनों फसलों को ही दी जाती है। एक फसल को अगर जल की ज़्यादा ज़रूरत है, एक को कम है, तो भी उसको पर्याप्त, दोनों को बराबर मात्रा में ही जल जाएगा। इस तरह से क्या है कि उर्वरक प्रॉपर नहीं हो पाता, उसके साथ साथ जब कटाई होती है तब भी बहुत परेशानी होती है। तो ये हो गई हमारी मिश्रित फसलीकरण, क्रॉप मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। ये बहुत प्रचलन में थी, पहले बहुत ज़्यादा प्रचलन में होती थी कि अगर एक फसल किसी तरह नुकसान होता है तो दूसरी फसल अवश्य रूप से उग जाएगी और हो जाएगी। अब जब ये मिश्रित जो आपकी हो गई क्रॉप, हो गई मिक्स क्रॉप, इसमें जब कुछ प्रॉब्लम्स आई तो इसका भी अल्टरनेटिव निकाला गया, उसे थोड़ा सा चेंज किया गया। तो दूसरा पैटर्न क्या बनाया गया? अंतरा फसलीकरण पैटर्न, यानी कि इंटर क्रॉपिंग। जो मिक्स क्रॉपिंग है उसमें बीजों को मिक्स करके एक साथ डाले गए, मगर इंटर क्रॉपिंग में बीजों को मिक्स नहीं किया गया, वो क्रॉप एक साथ नहीं बोई गई। उसमें क्या है कि अलग अलग लाइनों में, एक जगह के साथ, दूरी के साथ, अलग अलग पत्तियों में, एक ये लाइन में अलग अलग दो फसलें हो गई। दो कैसे? जैसे बोएंगे आप सोयाबीन है, सोयाबीन को किसके साथ? मक्का के साथ बो दिया गया, या फिर बाजरे को लोबिया के साथ बो दिया गया। अब ये दोनों क्या है? अलग अलग पंक्ति में है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका किसान को ये फ़ायदा होता है कि जिस पौधे को या जिस फसल को जिस उर्वरक की जितनी मात्रा की आवश्यकता है वो उसको उतनी मात्रा में पहुंचा सकता है। अगर एक को उर्वरक चाहिए, एक को खाद की ज़रूरत है, तो वो एक फसल में डाल सकता है, और जो दूसरी पत्ती में नहीं है उसमें उसको डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ जब वो मैच्योर होंगी दोनों फसलें, तो उनका टाइम पीरियड अलग है, और इसके साथ वो अलग अलग लाइन में बोई हुई है, तो उनको कटाई करने में भी असुविधा होती है। किसी तरह का कोई असुविधा के सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक फसल जब मैच्योर हुई काट ली, और दूसरी जब मैच्योर हुई तो काट ली, और उसके साथ साथ जो फलीदार फसल है जो हो गई, उसके जो उर्वरक हैं वो दूसरी फसल को सहारा देंगे, दूसरी फसल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये हो गई इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। तो मिश्रित क्रॉप, जो मिश्रित फसलीकरण है, मिक्स क्रॉपिंग, उसमें एक साथ बोई जाती है, बीजों को मिक्स किया और एक साथ बो दिया गया। और इसमें इंटर क्रॉपिंग में बीजों को अलग अलग बोया जाता, अलग अलग लाइनों में होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, वो होता है फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है? तो जैसा हमने बताया बच्चों कि कई बार क्या होता है कि एक फसल में कोई रोग लग जाता है, ठीक। अब जब रोग लग गया तो वो जो रोगजनक है, जो पैथोजेंस हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक प्रजाति के लिए है जो उसके लिए काम कर रहा है। अब वो जो प्रजाति खत्म हो गई, जो फसल हटा ली गई, मगर वो पैथोजेंस कहाँ? सॉइल में रह गए या वहाँ की एयर में रह गए। अब उन पैथोजेंस को से अपनी नेक्स्ट क्रॉप को बचाने के लिए, ठीक है, उससे उसको सुरक्षा देने के लिए क्या किया जाएगा? क्रॉप रोटेशन किया जाता है कि जो वो फसल है जिसमें वो परेशानी आई है, बीमारी आई है, डिजीज आई है, उस फसल को ना बो के दूसरी फसल को बो दिया जाए। और इसका एक फ़ायदा और होता है कि फसल चक्र में एक ही साल में एक ही फसल किसान को एक या दो फसल का फ़ायदा हो जाता है। जैसे एक फसल बोने के बाद दूसरी फसल बोने से पहले कुछ टाइम बचता है तो उसमें छोटी फसल को बो दिया जाता है, और जो हमारी पहली फसल है उसके जो अपशिष्ट बचते हैं वो, या जो खाद बचती है, बनती है, जो उसमें उर्वरक बचता है, वो किसके काम आ जाता है? वो दूसरी फसल के उपयोग में आ जाता है। और इसके साथ साथ जो मिट्टी में जिस चीज़ की कमी होती है उस कमी की भरपाई भी की जा सकती है। तो ये होती है क्रॉप रोटेशन। अब देखते हैं क्रॉप रोटेशन के फायदे या एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फसल चक्र के लाभ। अब ये एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, जैसा हमने बताया कि एक ही खेत में एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने से उस खेत में पाए जाने वाले किसी विशिष्ट पोषक तत्व का
क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फसल है, प्रत्येक फसल किसी विशेष पोषक तत्व को ज़्यादा मात्रा में लेती है। अब जैसे खाद्यान्न है, गेहूं है, अगर हम एक ही खेत में बार बार गेहूं उगाते रहें तो 3-4 साल बाद उस खेत में, उस जगह की मिट्टी है वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसको कमी को बचाने के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। ठीक, तो अब ये फसल चक्र के और क्या क्या बेनिफिट होते हैं देखते हैं। पहले है खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है। तो खरपतवार यानी कि वीड्स कंट्रोल में हेल्प होती है। अब ये वीड्स क्या है? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जो प्लांट किसी फसल के साथ अनिच्छा से, अपने आप ही स्वेच्छा से उग जाते हैं, वो होते हैं खरपतवार। ठीक है, अब ये भी निश्चित होता है कि खरपतवार जो होते हैं किसी एक उससे संबंधित होते हैं, किसी निश्चित फसल से। तो एक फसल जिससे संबंधित खरपतवार पहले साल उग रहे हैं, अगर हम उसके बाद दूसरी फसल बो दें तो वो खरपतवार जो रह रहे हैं वो उगने बंद हो जाएंगे। इस तरह से विदाउट या बिना वीडिसाइड यूज किए खरपतवार पर, वीड्स पर कंट्रोल पाया जा सकता है। क्लियर? अब देखते हैं मृदा की उर्वरता बढ़ती है। जैसे हमने बताया कि एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने से जो वहाँ की सॉइल है उसमें पाए जाने वाले जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाती है। तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कमी होंगे तो उनकी उर्वरता पे भी फर्क पड़ने लगता है, उर्वरता कम हो जाती है। और इस उर्वरता को कम होने से बचाने के लिए फसल क्रॉप रोटेशन किया जाता है। तो दूसरी फसल आएगी तो वो दूसरे पोषक तत्व लेगी और इस तरह से वो फसल चक्र से जो रोटेशन है पोषक का वो बना रहेगा, और जो उसके बचे हुए हैं वो उसके साथ मिलकर उनको फसल को या मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करेंगे। और फलीदार फसल के बाद खाद्यान्न फसल उगाने पर, जब फलीदार फसल उगाते हैं उसके बाद, फली वाली फसलों के बाद अगर हम खाद्यान्न फसल उगाएं तो उसमें पाए जब मिट्टी में जो महंगे नाइट्रोजन उर्वरक मिलाए जाते हैं, जितने भी नाइट्रोजनी उर्वरक मिलाए जाते हैं उनकी मात्रा कम यूज होगी या उनकी आवश्यकता कम होगी। ठीक है, ऐसे ही जो एक मिट्टी में से, सॉइल में से जो एक क्रॉप बार बार एक ही पोषक तत्व को ले रही है तो वो उससे कम होगा। तो मिट्टी में अगर क्रॉप रोटेशन होता रहेगा तो एक ही तरह के पोषक तत्व की कमी होने से बच जाएगी। और किसानों, अब इसके साथ साथ क्या है कि जब रोटेशन हो रहा है तो उसमें जो खेत में टाइम बचता है एक फसल से दूसरी फसल लाने के लिए, तो खेत वो खाली नहीं रहेगा, उसमें कोई भी फसल बो दी जाएगी। ठीक है, अब जब फसल बो दी जाएगी तो खेत खाली नहीं हुआ और उसके साथ साथ किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा। जब वो इस प्रकार फसल चक्र से यानी कि क्रॉप रोटेशन से वो एक साल में 2 या 2 से अधिक फसल को प्राप्त कर सकते हैं और उनको इस तरह से एक साल में एक ही टाइम में कई फसलों का फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने फसल उत्पादन प्रबंधन में अपने तीनों पॉइंट डिस्कस किए। कौन से? पहले हमने पोषक तत्व का, सिंचाई का और इसके बाद हमने फसल पैटर्न का। तो हमारे जो प्रिंसिपल चल रहे थे 3, उनमें से जो हमारा सेकंड था फसल उत्पादन प्रबंधन, वो इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारी जो फसल की किस्म भी सुधर गई है, उसका उत्पादन भी अच्छा हो गया। अब जो फसल आएगी उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट चलेगा फसल सुरक्षा प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्लियर? तो आज हमारा ये पॉइंट क्लियर होता है, फसल उत्पादन प्रबंधन। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।